हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पी ब्लॉक के तत्व के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ऑक्सीजन परिवार के तत्व के बारे में, यानी कि ऑक्सीजन परिवार के तत्व किन्हें कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, अगर यहाँ पर हम लोग दीर्घाकार आवर्त सारणी की बात करें तो आप बता सकते हैं वर्ग 16, यानी कि वर्ग 16 के जो तत्व होते हैं उन्हें बोला जाता है ऑक्सीजन परिवार के तत्व। और अगर यहाँ पर हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा 6b, यानी कि वर्ग 6b के तत्वों को जो है ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात होगी तो वहां पर वर्ग 16 के जो तत्व होते हैं उन्हें बोला जाता है ऑक्सीजन परिवार के तत्व। इस परिवार में कौन कौन से तत्व हैं? सबसे पहले यहाँ पर इसमें होगा ऑक्सीजन, इसके अलावा सल्फर, इसके अलावा सेलेनियम, और इसके अलावा इसमें होगा टेलुरियम, और यहाँ पर होगा पोलोनियम। तो ये सभी तत्व जो है ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं। आपको इनके नाम याद रखने हैं। ये है आपका ऑक्सीजन, इसके अलावा इससे बोला जाता है सल्फर, ये हो जाएगा सेलेनियम, ये हो जाएगा यहाँ पर टेलुरियम, और इसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पर पोलोनियम। ये और आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि इस समूह को हम लोग बोलते हैं कैल्कोजन। आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि इस समूह को बोला जाता है कैल्कोजन, और कैल्कोजन का अर्थ होता है अयस्क बनाने वाले तत्व। याद रखिएगा, कैल्कोजन का मतलब होता है अयस्क बनाने वाले तत्व। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, और इसके अलावा दिया गया है पोलोनियम। तो अगर यहाँ पर इसमें हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर ये जो है आपके यहाँ पर अधातु हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर जो है अधातु हैं। इसके अलावा सेलेनियम और टेलुरियम ये दोनों जो है यहाँ पर उपधातु हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों यहाँ पर अधातु हैं। इसके अलावा सेलेनियम और टेलुरियम जो है यहाँ पर ये दोनों उपधातु हैं, और इन्हें अर्धचालक बोला जाता है। यहाँ पर जो सेलेनियम है इसे अर्धचालक भी बोला जाता है। इसके अलावा जो पोलोनियम है ये यहाँ पर धातु है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया है कि वर्ग 16 के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम तथा पोलोनियम तत्व जो है निहित है, और इसे जो है कैल्कोजन समूह के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बताया गया है इसे जो है कैल्कोजन समूह के रूप में जाना जाता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग इन तत्वों की उपलब्धता की बात करें तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इन तत्वों में जो ऑक्सीजन है ये जो है सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। ये आप लोग याद रखिएगा कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर ये जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन। इसके अलावा भूपर्पटी के द्रव्यमान का जो है लगभग 46.6% भाग जो है ऑक्सीजन के द्वारा बना हुआ है। ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि भूपर्पटी का जो है 46.6% भाग जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के द्वारा बना हुआ है। और इसके अलावा जो है सेलेनियम यानी कि Fe, और इसके अलावा टेलुरियम ये दोनों जो है यहाँ पर याद रखिएगा सल्फाइड अयस्कों में जो है धातु सेलेनाइडो और इसके अलावा टेलुराइडो के रूप में पाए जाते हैं। ये दोनों जो है यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि सल्फाइड अयस्को अगर आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं सल्फाइड अयस्कों में क्रमशः धातु सेलेनाइडो और इसके अलावा टेलुराइडो के रूप में पाए जाते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे इसके बारे में। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्ग 16 के
तत्वों के सामान्य गुणधर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इसमें बताया गया है कि इन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है NH2NP4 होता है। इसके लिए ध्यान दीजिए आप, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, और इसका अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1s2, इसके अलावा हो जाएगा 2s2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2p4। इस प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर आप सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, इसके अलावा हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2p6, इसके बाद 3s2 और फिर हो जाएगा 3p4। इस प्रकार से। और इसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग सेलेनियम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, इसके अलावा 2p6, फिर हो जाएगा 3s2 और इसके बाद हो जाएगा 3p6, फिर हो जाएगा 3d10, इसके बाद हो जाएगा 4s2 और फिर 4p, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 4। इतना हुआ। इसी प्रकार से अगर आप टेलुरियम का करते हैं तो अब ध्यान दीजिए, टेलुरियम यानी कि इसका परमाणु क्रमांक होता है 52। अब इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, इसके बाद हो जाएगा 3s2, फिर हो जाएगा 3p6, इसके बाद 3d10, 4s2, फिर हो जाएगा 4p6, इसके बाद 4d10 और फिर हो जाएगा 5s2 और फिर हो जाएगा 5p4। इस प्रकार से। और इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर जो है पोलोनियम का करते हैं तो इसका होता है 84। अब इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद हो जाएगा 3d10, फिर 4s2, इसके बाद 4p6, फिर हो जाएगा 4d10, इसके बाद 5s2, फिर हो जाएगा यहाँ पर 5p6 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 5d10 और यहाँ पर आ जाएगा 6s2 और फिर हो जाएगा 6p4। इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आया है, इसमें ये आया है, यहाँ पर ये हो गया है, इसमें देख सकते हैं ये हो जाएगा और सबसे लास्ट में यहाँ पर ये हो गया। तो इन सभी में देख सकते हैं आप NH2NP4 का क्रम है। यहाँ पर N जो है इसका मान केवल परिवर्तित हो रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर N कितना 2, यहाँ पर 2। इस प्रकार से बाकी यहाँ पर H2P4। इसी प्रकार से यहाँ पर N का मान 3 हो गया, बाकी यहाँ पर भी H2P4। यहाँ पर भी N का मान जो है 4 हो गया, बाकी H2P4। इसी प्रकार से यहाँ पर N का मान जो है केवल परिवर्तित हो रहा है, बाकी वही है। इसीलिए बताया गया इन तत्वों के बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2NP4 होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा किस प्रकार से जाता है इसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर ही डायरेक्ट लिख दिया गया है। तो आप लोग पहले का वीडियो जरूर देखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला गुण। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे परमाणु त्रिज्या की। तो परमाणु त्रिज्या के लिए ध्यान दीजिए, इसमें आपका तत्व है ऑक्सीजन, सल्फर, इसके अलावा सेलेनियम, फिर यहाँ पर टेलुरियम और इसके अलावा पोलोनियम। तो अगर परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे तो यहाँ पर जो परमाणु त्रिज्या होगी यहाँ पर हम लोग एंगस्ट्रॉम में लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो होती है 0.72। इसके अलावा सल्फर की हो जाएगी 1.04, सेलेनियम की हो जाएगी 1.17 और टेलुरियम की हो जाएगी 1.37 और पोलोनियम की होती है 1.68। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन की त्रिज्या कम है, सल्फर की इससे अधिक है, सेलेनियम की इससे अधिक है, फिर टेलुरियम की इससे भी अधिक हो गई और फिर पोलोनियम की इन सभी से अधिक हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप बता सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ती है। ये आप लोग याद रखेगा, ये यहाँ पर जो है परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम है। तो अगर आप यहाँ पर नोट करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान जो है वो बढ़ता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आयनिक त्रिज्या की।
तो आयनिक त्रिज्या के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर भी जो मान हम लोग लेंगे वो एंगस्ट्रॉम में लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। तो अगर यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन की आयनिक त्रिज्या की बात करेंगे तो इसका मान होता है 1.40, सल्फर का होता है 1.84, सेलेनियम का होता है 1.98 और इसके अलावा टेलोरियम का हो जाएगा यहाँ पर 2.21। इस क्रम में जो है यहाँ पर ये मान बढ़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आयनिक त्रिज्या का मान भी जो है ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ पर बढ़ता है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या इन दोनों के मान जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आयनन विभव की। तो आयनन विभव का मान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया जाता है। आयनन विभव का मान जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया जाता है। अगर यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो आयनन विभव होगा वो 13.6 होता है। इसके अलावा अगर सल्फर की बात करेंगे तो इसका होता है 10.4 और इसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग सेलेनियम की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा 9.7 और टेलुरियम की बात करेंगे तो इसका होता है यहाँ पर 9। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं अब की बार यहाँ पर जो आयनन विभव है वो घट रहा है, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान जो है वो घटता है, यानी कि ये यहाँ पर जो है इसका घटता हुआ क्रम है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर घटता हुआ क्रम, और ये यहाँ पर जो आपको बताया गया ये बढ़ता हुआ क्रम है यहाँ पर। तो आयनन विभव का मान जो है ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता के लिए ध्यान दीजिए ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है 3.5। इसके अलावा अगर सल्फर की बात करें तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है 2.5, सेलेनियम की होती है 2.4 और टेलुरियम की होती है यहाँ पर 2.1 और पोलोनियम की बात करें तो इसकी होती है 2। तो इस प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता का मान भी जो है ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। देख सकते हैं ऑक्सीजन का सबसे अधिक है फिर पोलोनियम का सबसे कम हो गया। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो है विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या इन दोनों के मान जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं। इसके अलावा आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता इन दोनों के मान जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर बताया गया कि ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो -2 होती है, जबकि वर्ग के अन्य सभी सदस्य जो है वो -2, +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्था जो है दर्शाते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग हाइड्राइडों की प्रकृति की बात करें तो आप बता सकते हैं कि इन तत्वों के हाइड्राइडों के अम्लीय गुण और अपचायक गुण जो है नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि इन तत्वों के हाइड्राइडों के जो अम्लीय गुण और अपचायक गुण होते हैं ये वर्ग में नीचे जाने पर जो है बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन को प्रदर्शित किया जाता है O2 से। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इसके निर्माण की विधि। तो यहाँ पर बताया गया कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन युक्त लवणों जैसे कि क्लोरेट, इसके अलावा नाइट्रेट तथा परमैंगनेट को गर्म करके जो है ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग प्रयोग करेंगे पोटेशियम क्लोरेट यानी कि KClO3, ये होता है पोटेशियम क्लोरेट। जब इससे यहाँ पर गर्म करेंगे हम लोग MnO2 की उपस्थिति में तो यहाँ पर बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। इसके अलावा साथ में इसमें जो है ऑक्सीजन का निर्माण होगा। अगर आप यहाँ पर इसको संतुलित करेंगे तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर गुणा होगा 2 से, तो यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा 2 से, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देख सकते हैं आप 3 दूनी 6 हैं और यहाँ पर कितने हैं 2। तो ऑक्सीजन को 6 करने के लिए यहाँ पर भी 3 से गुणा करना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ऑक्सीजन बन जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है पोटेशियम क्लोरेट प्रयोग किया गया। अगर आप नाम नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं, इसे बोला जाता है पोटेशियम क्लोरेट। इसके अलावा याद रखिएगा कि व्यापक स्तर पर जो है ऑक्सीजन बनाने के लिए जल के विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप बता सकते हैं कि व्यापक स्तर पर जो है इससे जल के विद्युत अपघटन से भी बनाया जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा।
तो अगर यहाँ पर हम लोग इसके गुणधर्म की बात करें तो इसमें पहला आप लोग याद रखिएगा कि आणविक ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय होती है। जो आणविक ऑक्सीजन है वो अनुचुंबकीय होती है। इसके अलावा यह जो है कुछ धातुओं जैसे कि Au, Pt, Au यानी कि गोल्ड, Pt का मतलब प्लेटिनम, तथा कुछ उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर जो है सभी धातुओं और अधातुओं से जो है क्रिया करती है। यानी कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कुछ उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर जो है सभी धातुओं और अधातुओं से क्रिया करती है। इसके अलावा ऑक्सीजन परमाणु जो है छोटे परमाणु आकार, इसके अलावा अधिक विद्युत ऋणात्मकता तथा संयोजी कक्ष में रिक्त कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण जो है असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अगर यहाँ पर इसके उपयोग की बात करें हम लोग तो आप बता सकते हैं यहाँ पर श्वसन तथा दहन प्रक्रिया में यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है, जिसे आप लोग गैस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है धातुओं के निष्कर्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पर्वतारोहण तथा अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर के रूप में भी यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।